आपके और आपके परिवारजनों को नववर्ष की शुभकामना। इतनी ठंड में आप आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूं। आपको धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत हम लोग ये एक पदयात्रा कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से ये पदयात्रा 2 अक्टूबर को हम लोगों ने शुरू की है और करीब 100 दिन होने को आ गए। पहले पश्चिम चंपारण में 48 दिन थे, उसके बाद से आपके जिले पूर्वी चंपारण में मैं घूम रहा था, बीच में शिवहर भी 8-9 दिन शिवहर में भी था और अभी 5-7 दिन और इस जिले में रहूंगा। 15 जनवरी को मैं गोपालगंज पहुंचना है मुझे, तो अभी यहाँ पर 3-4 दिन और रहेंगे। तो इस प्रेस वार्ता में मैं संक्षिप्त में अपनी अभी तक के जो मेरे अनुभव रहे हैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, और उसके बाद आप जो भी सवाल जवाब करना चाहें उसका स्वागत है। करीब 100 दिन पैदल चलने के बाद जो बिहार के लोगों से मिलने, सैकड़ों गांव पंचायतों में जाने के बाद जो बात समझ में आ रही है, यहाँ बेरोजगारी और पलायन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी बिहार की समस्या आज बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए गांव में जाने की क्या जरूरत है। पैदल चलने से, बिना चले बगैर भी लोगों को मालूम है कि बेरोजगारी बहुत है, पलायन की समस्या बड़ी समस्या रही है दशकों से। लेकिन जब गांव में हम लोग चले हैं तो इसकी विकरालता का, इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की समझ देखने को मिली। बिहार के ज्यादातर गांवों में मेरा अपना अनुमान हम लोगों का है कि करीब आधे से ज्यादा नवयुवक, कामकाज करने वाले एज ग्रुप के जो लड़के हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के लिए उन्होंने अपना गांव, देहात, शहर छोड़कर बाहर के राज्यों में जाकर वो मजदूरी करते हैं। पश्चिम चंपारण में जो स्थिति दिखी, कमोवेश वही स्थिति पूर्वी चंपारण में भी है। दोनों जिलों में जो बाढ़ और कटाव से प्रभावित एरिया हैं, वहां पर पलायन की समस्या उन इलाकों के मुकाबले जहां बाढ़ नहीं आता है थोड़ी ज्यादा बदतर है। जहां बाढ़ आता है या नदियों के कटाव का मामला है, वहां पर तो पलायन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो सबसे बड़ी समस्या अगर आप मेरे से पूछेंगे, अभी तक लोगों ने जो बताया, जो देखने को मिला, समझ में आया, बेरोजगारी और पलायन। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खेती किसानी करने वाले लोगों की। बिहार का एक बड़ा तबका खेती पर निर्भर है। किसानों की यहाँ जो हालत है, कोई भी व्यक्ति, कुछ एक बड़े किसानों को अगर आप छोड़ दें तो वो किसानी करके, खेती करके अपनी जीविका चला ले, परिवार चला ले, ये संभव नहीं दिखता है। ज्यादातर लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो जीने खाने के लिए जो खेती होती है वही करते हैं, उतना ही उपजाते हैं जिससे उनके बाल बच्चों को खाना मिल जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में 91%, यह आंकड़ा आपसे साझा कर रहा हूं, 91% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, बिल्कुल मार्जिनल किसान है। जो लोग किसानी करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या बिहार में जल संसाधन की कोई व्यवस्था न होना। या तो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं या उनके पास सिंचित भूमि नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। दोनों चंपारण में एक नई बात जो समझ में आई कि यहाँ पर पहले इन जिलों में नहरों की सुविधा थी। बहुत बड़े भूभाग में नहरों का निर्माण था, नहर थे, वहाँ सिंचाई नहरों के जरिए होता था। लेकिन रख रखाव के अभाव में बहुत सारे ऐसे कैनाल जो पहले से बने हुए थे, जहाँ जिनसे खेतों की सिंचाई होती थी, वो बंद पड़ गए हैं या वहाँ से अब सिंचाई की सुविधा नहीं रह गई। जमीन पर इस चीज को देखने के बाद हमने इसको बिहार के स्तर पर देखा और समझने का प्रयास किया, तो पता चला कि पिछले 10 साल में, और ये आंकड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए, पिछले 10 साल में बिहार में सिंचित भूमि, एस्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन 11% से कम हो गई है।
सिंचाई की सुविधा बढ़ी नहीं है, 11% से वो जो भूमि है वो कम हो गई है। और उसकी एक वजह वो सीधे प्रमाण के तौर पर चंपारण में दिखा कि पहले से जिस जमीन में एश्योर्ड इरिगेशन था, नहर से सुविधा थी, नलकूप की सुविधा थी, वो रख रखाव के अभाव में अब एश्योर्ड इरिगेशन उन जमीन में रही नहीं। दूसरा जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वो तो आपको मालूम ही है। पश्चिम चंपारण में जो नेपाल से नदियां आती हैं, पूर्वी चंपारण में जो फ्लैश फ्लड जिसको आप कहेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, जो बरसाती नदी अचानक से नेपाल से आने वाली नदियों में पानी का बढ़ना, नदियों का अपना धारा, अपनी जो अपना रास्ता है उसका बदलना, उससे होने वाले कटाव, ये सामान्य बात हर दूसरे तीसरे पंचायत में आपको देखने को मिलती है। दूसरी जो बड़ी समस्या किसानों के साथ यहाँ पर है वो खाद बीज का समय पर, सही क्वालिटी के खाद और बीज का समय पर न मिल पाना। अभी तो हम को लेकर हाहाकार है। धान जब मैं पहले मैंने चलना शुरू किया तो उस समय धान के लिए लोग यूरिया खोज रहे थे। अभी गेहूं की बुआई हो गई है तो हर गांव में, हर प्रखंड में किसानों ने, उनके परिवारों ने ये बताया कि यूरिया 500 से लेकर 1200 रुपए तक लोगों ने खरीदा है। यूरिया का बड़े पैमाने पर नेपाल शिफ्ट होना, यूरिया के कुछ मात्रा का अवैध शराब को बनाने में इस्तेमाल होना और इन दोनों के ऊपर यहाँ के अफसरों का या जो खाद के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग उनके द्वारा कालाबाजारी, ये तीनों का संयुक्त परिणाम है कि लोगों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है। जो मिल भी रहा है तो 500 से 1200 रुपए तक उनको पैसा देना पड़ रहा है। जो नेपाल से जितना लगता हुआ एरिया, जो जितना सीमावर्ती है, जितना नेपाल के करीब है, उतना ज्यादा यूरिया की किल्लत है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सिंचाई की सुविधा न होने के बावजूद, खाद बीज न मिलने के बावजूद किसान जो यहाँ फसल पैदा कर रहा है उसका उचित भाव न मिल पाना। दोनों ही चंपारण में गन्ने की खेती एक बहुत बड़ा लोगों के लिए कैश क्रॉप, आमदनी का साधन था। चीनी मिलों के बंद हो जाने से गन्ने की खेती करने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी आई है। शिवहर में भी ये दिखा। लेकिन जो उससे बड़ी समस्या है कि जो मिल चल भी रहा है, जो गन्ना उत्पादन हो भी रहा है, तो तीनों जिलों में मुझे जो समझ में आई बात कि अभी 3 तरह के गन्ना का उत्पादन लोग कर रहे हैं। उसमें जो कैटेगरी 1 है गन्ना, जिसको मिल वाले कैटेगरी 1 कह रहे हैं, जिसको प्राथमिकता के आधार पर जिसकी खरीद होती है अच्छे दाम पर, वो दाम भी यूपी के मुकाबले 60 रुपए क्विंटल कम है। और गन्ने की खरीद में जो हेराफेरी है, जो जालसाजी है, उसका कोई समाधान नहीं है। हर ट्रेलर पे करीब 5 से 7, 8, 10 क्विंटल तक वजन में हेराफेरी है। रसीद के जरिए, पर्ची के जरिए जो मिल गन्ने की खरीद करते हैं, पर सरकार ने कागजों पर मोबाइल के जरिए मैसेज की व्यवस्था की है। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, खासकर छोटे किसानों का, वो आज भी गन्ना बेचने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ही मजबूर हैं। यही हाल धान, गेहूं, दूसरे फसलों का भी है। जब मैं चल रहा हूं पिछले 3 महीने से, तो इसी समय में धान की कटाई हुई है और धान की जो बेचने की कीमत लोगों ने बताई वो 1200 से 1600 रुपए तक एवरेज। ऐसे लोग भी मिले हैं जो 1100, 1150 में बेचे हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। कुछ जो बहुत बड़े किसान हैं वो 1500, 1550, 1600 तक में उन्होंने धान बेचा है। पश्चिमी चंपारण में ये औसत 1200 से 1400 था। पूर्वी चंपारण में ये औसत 1200 से 1600 लोग बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही हालत में अगर आप 1500 भी मानकर चले, 1400 भी धान की कीमत अगर मान लें, तो भी वो सरकार का जो समर्थन मूल्य है 20,250 रुपया, उसके मुकाबले 25 से 30% कम है। फिर इस बात को मैंने बिहार के स्तर पर देखने समझने की कोशिश की तो पता चला, ये आंकड़ा आप ध्यान में रखेंगे, कि समर्थन मूल्य पर बिहार में पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान खरीदा गया है। सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1%। सिर्फ 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। किसी दूसरे फसल के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई व्यवस्था बिहार में है ही नहीं। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि पंजाब में, जिसके किसानों की, वहां की खेती की बड़ी चर्चा बिहार में गांव देहात में भी होती है, पंजाब में पिछले 10 साल में
70% से ज्यादा गेहूं और धान को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। फिर मैंने इसका अध्ययन कराया कि अगर पिछले 10 साल में बिहार में जो कुछ भी उपज हो रहा है, सिंचाई नहीं है, बाढ़ है, इन सब के बावजूद जो किसानों ने अपनी मेहनत से, यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से उपजाया, अगर समर्थन मूल्य इनको मिलता तो बिहार के लोगों का क्या होता। तो आपको एक आंकड़ा शेयर कर रहा हूं। अगर समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जिनके लिए भी सरकार समर्थन मूल्य जिन फसलों के लिए जारी करती है, अगर सरकार समर्थन मूल्य पर 70% भी ये खरीद ले पंजाब के बराबर, तो बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया हर साल अलग से मिलने लगेगा। मतलब समर्थन मूल्य पर इन फसलों के नहीं खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों का हर साल करीब करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा, मजे की बात ये है कि बिहार सरकार को नहीं देना है, केंद्र सरकार समर्थन मूल्य के लिए राज्य सरकारों को मदद करती है। मुसीबत यह है कि बिहार में इस खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई है। कहीं कोई मंडी है नहीं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और उसका अल्टरनेट जिस पैक्स को बनाया गया है, उनके पास ना वो सुविधा है, ना साधन है, ना उस तरह की व्यवस्था है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप 100 क्विंटल में 13 क्विंटल धान खरीदेंगे तो जिस दाम पर लोग बेच रहे हैं और जो समर्थन मूल्य था, पिछले 10 साल का मैंने ये अध्ययन कराया, तो करीब करीब ये आंकड़ा 25,000 करोड़ का होता है। इतना नुकसान हर बिहार के लोगों का हो रहा है। बेरोजगारी, पलायन और कृषि के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक देखने को मिला है वो ध्वस्त हो गई शिक्षा व्यवस्था का। इसकी जानकारी भी आप में से सबको है। सबको मालूम है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था उत्तरोत्तर पिछले 5-7 सालों में तो बिल्कुल ही ध्वस्त ही हो गई है। पूरी व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। पेपर पर विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि उत्क्रमित अगर उसको आप कर रहे हैं तो उसमें उस तरह की सुविधा बनानी पड़ेगी। और शिक्षकों की जो टोली है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों की टोली बच गई है, नियमित शिक्षक ज्यादातर रिटायर हो गए। तो बेसिकली अगर आप गहराई में जाकर उसको देखेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो करीब करीब अब उन शिक्षा मित्रों के ही कंधों पर है जिसको कभी शिक्षा व्यवस्था में एडिशनल फोर्स के तौर पर रिक्रूट किया गया था, लाया गया था। क्योंकि अभी जो 4 लाख के करीब बिहार में शिक्षक हैं, इसमें 75 2/3 से ज्यादा शिक्षक वो हैं जो कभी शिक्षा मित्र के तौर पर बहाल किए गए थे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की एक बड़ी वजह जो मैं जमीन पर देख पाया वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन का ना हो पाना। इसका मतलब ये है कि जहां पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है, जहां दोनों हैं वहां बच्चे ही नहीं हैं। और ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत, हर जगह कोई ना कोई शिक्षा के नाम पर, कोई विद्यालय के नाम पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। सही या गलत, हजारों करोड़ रुपए जनता का खर्च किया गया उस पर। वहां पढ़ाई हो इसकी चिंता किसी ने नहीं की। जो विद्यालयों की छवि है समाज में, जो बातचीत करके समझ में आया, लोग भी अब विद्यालयों को खिचड़ी बांटने का सेंटर, वहां पर कुछ किताब और साइकिल बांटने का सेंटर के तौर पर ही देखते हैं। शिक्षक गण भी इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और जो समाज है वो भी इन विद्यालयों को इसी तौर पर देखता है कि यहाँ से खिचड़ी बढ़ता है। तो शिकायत भी लोग पढ़ाई की तो करते ही नहीं है, यही कर रहे हैं कि खिचड़ी अच्छी मिल रही है या पिल्लू वाले खिचड़ी मिल रही है। जहां तक कई लोगों को, हम लोग को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ शिक्षकों की स्थिति की क्वालिटी खराब है। वो एकमात्र पहलू नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा पहलू, महत्वपूर्ण बहुत एक छोटा पहलू है। क्योंकि आप यहाँ के कॉलेजेस को देख लीजिए, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग पहले से बने हुए हैं, शिक्षक भी वहां तो शिक्षा मित्र नहीं चला रहे कॉलेजेस को। वहां हजारों की संख्या में बच्चे, नामांकन भी बच्चों ने लिया हुआ है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी सिर्फ नामांकन हो रहा है, एडमिट कार्ड बांटा जाता है और परीक्षा के दिन लड़के आते हैं, परीक्षा दिया, डिग्री बट गई।
तो बिहार की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूलों से खिचड़ी, पोशाक और किताब बांटने का सेंटर बना दिया गया स्कूलों को, और कॉलेजेस को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया गया। दोनों में कहीं पर पढ़ाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षित लोगों की संख्या पेपर पर चाहे जो हो, वो मैं समझता हूं कि हर साल कम ही होती जा रही है। जिनके पास डिग्री है या जिनके पास डिग्री नहीं है, शिक्षित कोई नहीं है। और जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं तो स्वाभाविक तौर पर आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, आपको मजदूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ डिग्री है, पढ़ाई तो आपने की नहीं है। इन तीनों चीजों के दो बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार के स्तर से चलाई जा रही हैं, जिसकी चर्चा हर जगह सुनने को मिली। एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज की देने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की योजना है। व्यवस्थित तरीके से इसमें भ्रष्टाचार के जरिए ये एक तरह से बता दिया गया है कि लोगों को, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो या 4.5 किलो अनाज ही हर महीने मिलता है। सैकड़ों गांवों में चर्चा करने के बाद मैं आपको कैमरे पर प्रमाणिक तौर पर बता रहा हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 20-25 हजार क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है। इसमें प्रति क्विंटल 40 रुपए के दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों में विधायक इंक्लूडेड है। इसको भी आप बिल्कुल मेरे मुख से ही सुन लीजिए, विधायक भी इसमें अपना शेयर ले रहे हैं। तो भाजपा की सरकार जो देश में गरीब कल्याण योजना चलाकर अपना पीठ थपथपा रही है, उनके ही विधायक, क्योंकि चंपारण में ज्यादातर विधायक तो भाजपा के ही हैं, उनके ही विधायक उस गरीब कल्याण योजना के अनाज से 40 रुपए प्रति क्विंटल का जो पीसी काटा जा रहा है उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, और ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है वो है आवास के लिए। पहले जिसको हम लोग इंदिरा आवास कहते थे, अभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। गांव देहात में चलने के बाद मैं बहुत विश्वास से इस बात को कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग आज भी लाभार्थी के तौर पर वही लोग मिले जिनको इंदिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपया पहले मिला था। आजकल की जो योजना है जिसमें 1,40,000 लाभार्थियों को इंदिरा आवास के लिए मिलना है, उसके लाभार्थी भी मिले लेकिन कम संख्या में। उसमें 25,000 से 40,000 रुपए तक हर व्यक्ति को पैसा देना है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास में आपका नाम जोड़ा जाए, इसके लिए 1,000 रुपए से वो शुरू होता है। नाम आगे भेजा जाए उसके लिए 2,000 होना चाहिए। आपके घर के सामने साथ खड़े होकर पिक्चर खींचा जाए उसके लिए अलग किस्त है। तो ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें जनप्रतिनिधि, पंचायत और ब्लॉक के स्तर के जो पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, कुल मिलाकर 3 किस्तों में से 25 से 40 हजार रुपया लोग बता रहे हैं कि वो दे रहे हैं। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं तो भी लाभार्थियों को 20 से 25 हजार रुपया अफसरों को देना ही पड़ता है। अफसर का जो हिस्सा है उसको तो देना ही देना है। 25,000 लगेगा कि 40,000, ये इस पर निर्भर है कि जनप्रतिनिधि जो लोकल है वो कितना पैसा इसमें ले रहा है। कुछ जगह पर जरूर जो जनप्रतिनिधि है वो पैसा नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, लेकिन अफसर का जो शेयर है वो तो फिक्स है, उसको 20,000 से 25,000 रुपए मिल रहा है। हम में से कई लोगों को लगता है कि बैंकों से सीधे पैसा जा रहा है, तो ये पैसे में इतनी चोरी कैसे हो रही है। मैं कई बैंक पदाधिकारियों से भी मिला, तो उन्होंने इसका जो सिस्टम, मैंने पूछा कि भाई आप पैसा आखिर अधिकारी ले कैसे रहे, तो बताते हैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है कि ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, पंचायत के पदाधिकारी है, बैंकों को बता देते हैं कि अकाउंट को लॉक कर दीजिए। मतलब एक किस्त जब जारी हो गई, हिस्सा मिला तो पहला किस्त जारी हुआ, जब दूसरा किस्त तब जारी होगा जब उनको हिस्सा पहुंच जाएगा।